नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल जो है पहला चरण गुजरात विधानसभा चुनाव का बीत गया। भारतीय जनता ताकत दल ने जो समझाने का प्रयास किया था कि भारतीय जनता ताकत दल का ये प्रयास इस मुल्क के लिए, इस देश के लिए दूसरी आज़ादी और वास्तविक आज़ादी की ये जंग है, लड़ाई है और इसमें सभी अपने भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन काले अंग्रेजों को जो कि हमारे देश में विखंडन पैदा करके जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, प्रांतवाद के आधार पर और उनके जो सिपह सालार हैं जो है और वो नफरत का जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो चल रहा है वो भी उसके भी सहारे सिर्फ वोट सत्ता हथियाने का साजिश चल रही है। तो इन काले अंग्रेजों को नष्ट में नाबूद करना है। इस चुनाव के अलावा इस ईवीएम मशीन पर अपना ये निश्चय प्रकट करने के अलावा और कोई कारगर उपाय नहीं है इनको नष्ट में नाबूद करने का। भारतीय जनता ताकत दल इस चुनाव में जरूर आएगा, ये कह भी रहा है, लेकिन वही संसाधन की जो सीमाएं हैं तो वो आएगा। संसाधन के लिए कोशिशें भी जारी हैं, लेकिन इस तरह का जो माहौल बनाया जाता है कि भारतीय जनता ताकत दल तो अभी अदृश्य है, अभी नहीं आ रहा है, वो दूर से ही कह रहा है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए ये भारतीय जनता ताकत दल इस चुनाव में भी एक मजबूत, सशक्त, कारगर विकल्प है, नोटा। लेकिन उसकी शर्त यह है कि यदि थोड़े प्रतिशत में होगा तो वो कारगर नहीं होगा। इसीलिए बार बार भारतीय जनता ताकत दल कह रहा है कि भारतीयता के आधार पर एक होकर के यह नोटा के प्रतिशत को 95 से ऊपर ले आइए, तब जो इस देश को चाहिए आपकी ख्वाहिशों के अनुसार वो रास्ते बनेंगे, समाधान निकलेगा और एक वातावरण की शुरुआत होगी।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुजरात से कम से कम इसकी शुरुआत हो जाए। पहला चरण बीत चुका है, कितना नोटा पड़ा है ये भी देखने का विषय है। दूसरा जो चरण है वो तारीख 5 को है। हमारे भारतीय भाई बहन जो है गुजरात में रहने वाले जो खास करके विशेष करके जो मतदातागण भारतीय भाई बहन हैं, वो भारतीयता के माहौल में और भारतीयता के आधार पर एक होकर के नोटा के प्रतिशत को 95 से ऊपर लाएं और इन काले अंग्रेजों के अंत की शुरुआत का एक शुभ पहल होगी। तो ये निवेदन है, और ये जितना जल्दी कर लिया जाएगा उतना ही अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए ये जो है इनसे निजात पाने का, दूसरी ओर वास्तविक आज़ादी पाने का जो है वो लक्ष्य जो है उतना ही करीब होता जाएगा। संक्षेप में कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो ताकतें हैं जिसमें कि जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या इत्यादि और आम आदमी पार्टी जो भी है, इसके लोग यदि ये प्रचार करें कि साहब, और इनके पैरोकार, इनको सिपह सालार कि यूट्यूब वाले सर जो है वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हाँ जरूर, जो जातिवाद के आधार पर लोकतंत्र को खरीदा जाता है और उसके सौदे किए जाते हैं लोकतंत्र का, जातिवाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, भाषावाद के आधार पर और प्रांतवाद के आधार पर, उस लोकतंत्र को समाप्त होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं। और इस लोकतंत्र के जो पैरोकार हैं वो काले अंग्रेज हैं। तो उनका भी जो राजनीतिक जो ताकत है उसको भी समाप्त करना ही करना है, और ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करनी है जिसमें हमारे देश की जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व हो। और इसके विषय में और अस्पष्टता के लिए, जब हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कर रहे थे 1941 में, तो किसी ने उनसे जब ये सवाल किया कि सर, चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी आई कि आज़ादी आ गई, तो आप किस तरह की शासन पद्धति जो है लाना चाहेंगे? हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बेबाक जवाब था, जो साक्षात्कार ले रहा था उसको और उसी के बहाने पूरे देश के लिए। उनका ये कहना था कि अभी हमने अपने अवाम से ये एक आह्वान किया है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके पीछे, आह्वान के पीछे यही था कि हमारी अवाम कुर्बानी शहादत के लिए मानसिक रूप से पहले तैयार हो, इसके बाद ही वो आज़ादी पाने की नैतिक रूप से वो हकदार या अधिकारिणी वो बन सकती है। उसका लबेलुबाब तात्पर्य ये था। नेताजी का आगे कहना था कि हमने जो आह्वान किया है, हमको नहीं लगता कि अभी पूरी जनता इस मानसिकता पर तैयार हुई है। तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमको अभी निकट भविष्य में कोई इस तरह की आज़ादी मिलने वाली नहीं है। तो फिर वो साक्षात्कार करने वाला कहा कि साहब, मान लीजिए किसी परिस्थिति बस यदि आज़ादी आपके सामने आगे खड़ी हो गई, तब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि यदि इस तरह से कोई परिस्थितियों का जोड़ तोड़ होता है और आज़ादी जो है
सामने आ जाती है तो हम 25 से 30 साल तक तानाशाही चाहेंगे, और उसके बाद फिर कोई भी तंत्र हो, लोकतंत्र हो, लोकशाही हो, जनतंत्र हो, जो भी देश चाहेगा, जो भी लोग चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन शुरू में तानाशाही का उनका क्या मतलब था, देखिए। और इतने लोकप्रिय नेता वो जो है तानाशाही की बात कर रहे थे। जरा सभी लोग इसको ध्यान से सुने। उनकी तानाशाही से मतलब था कि सख्ती और अनुशासन, और सख्ती और अनुशासन होता तो प्रत्येक देशवासी को वो 25 से 30 सालों में उनको पीट पाट करके भारतीय बनाते, ये दिमाग से फितूर निकाल देते कि आप हिंदू हैं। ये भी फितूर निकाल देते कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सुभाष चंद्र बोस ये भी दिमाग से फितूर निकाल देते कि हम मुस्लिम हैं। सुभाष चंद्र बोस ये भी दिमाग से फितूर निकाल देते कि गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं। और वो ये भी दिमाग से फितूर निकाल देते कि गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। आज जो तांडव देखने को मिल रहा है ना, गाड़ियों के पीछे राजपूत, क्षत्रिय, सब ये गंदगी दिखने को मिल रही है ना, तो उनका तात्पर्य यह था कि ये गंदगी बिल्कुल नहीं दिखती। ब्राह्मण, क्षत्रिय सब लोग अच्छा, और कोई नहीं कहता कि हम तमिल हैं, और तमिल प्राइड की बात नहीं करता, तेलुगु प्राइड की बात नहीं करता, और मलयालम प्राइड की बात नहीं करता, कन्नड़ प्राइड की बात नहीं करता, गुजरात गर्वी की बात नहीं करता, और मराठा गर्वी की बात नहीं करता, और बंगाली अभिमान की बात नहीं करता, और पंजाबी अभिमान की बात नहीं करता। सिर्फ उसको दिमाग होता है कि हम भारतीय हैं, और गर्व करने की बात यदि आती भी है तो सिर्फ हम जो है भारतीय होने पर ही हमको गर्व करना है। इस तरह का माहौल जो है वो अवश्य वो ला देते, और इसीलिए उन्होंने 25 से 30 साल तक जो है तानाशाही की बात कही थी। तो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उन संदेश को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, हमारे सभी आदरणीय भारतीय आवाम को कदाप नहीं भूलना चाहिए। तो अब जरा उनके संदेश को ध्यान में रखिए, और आज जो कर रहे हैं, छाती तान करके जातिवाद चला रहे हैं, छाती तान करके संप्रदायवाद चला रहे हैं, छाती तान करके ध्रुवीकरण कर रहे हैं, छाती तान के 80-20 बोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। हमारी जो साझी सोच है, साझी संस्कृति है, हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, अपनी साझी सोच, साझी विश्वास, उसको तहस नहस करने में तुले हुए हैं। और ऐसी मानसिकता के लोग जो है वोट सत्ता हथिया रहे हैं, शासन में बैठ रहे हैं, और एक तो इस तरह की चीजों का बढ़ावा भी दे रहे हैं, ऊपर से मंच से कह रहे हैं कि ऊंचे मंच से ये कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। तो ये कितना पाखंडी लगता है, कितना छल और कपटपूर्ण लगता है। यही हमारे युवा आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको गौर से समझें। और जहां तक कि इन देश के दुश्मनों को माने बताने की बात है, भारतीय जनता दल बराबर बता रहा है, लेकिन ये अपने को राष्ट्रवादी करने वाले बीजेपी के लोग केजरीवाल को कभी भी गद्दार नहीं कहेंगे, और जो साजिश करेंगे कि ये गद्दार के रूप में देश में न जाना जाए। राहुल गांधी
कि जो गद्दारी है वो देश के खिलाफ, उसमें भी ये बीजेपी वाले जो है इस तरह से साजिश कर रहे हैं कि देश जो है इस गद्दार राहुल गांधी को गद्दार के रूप में न तो देखे न तो समझे। ये साजिशें चल रही हैं और ऐसी बीजेपी अपने को राष्ट्रवादी कहती है। अब जैसे शराब के ठेके की बात है, बीजेपी ये नहीं करे कि ये शराब जो है या ये मदिरा जो है, हालांकि इसका बड़ा प्रचार भी किया जाता है कि भाई मद्यपान मत करिए, यदि तुम्हें औलाद है प्यारी तो समझो नशा पाप है भारी, इस तरह का विज्ञापन पोस्टर में दिखा जाता है। और दूसरी ओर इसके ठेके दिए जाते हैं, घर घर शराब पहुंचाने का, और उसमें लूट, भ्रष्टाचार। लेकिन इससे भी ऊपर वह केजरीवाल इस देश का गद्दार है। तो बीजेपी की गद्दारी यही है कि इस केजरीवाल गद्दार को देश के लोग गद्दार के रूप में न जाने, ये साजिश कर रही है बीजेपी। और इतना ही नहीं, मोदी जी जानते हुए कि ये केजरीवाल गद्दार है, आज 8 साल से मोदी जी हैं, इसको बर्खास्त नहीं करते। तो ये भी तो गद्दारी भाई। देश के गद्दारों को पालना, ये राष्ट्रवाद, कताब ये राष्ट्रवाद नहीं बल्कि ये देश के खिलाफ गद्दारी है मोदी महोदय। और उसी प्रकार जो ममता बनर्जी, विजयन है और भी है, और जितनी भी समस्याएं देश ने झेला है, चाहे सीए पर जो हिंसा झेला है देश ने, चाहे किसी कानून के विरोध में किसान आंदोलन के नाम पर जो देश को जलाने की साजिश है, उसमें आपकी कायरता ने इस समस्या में पेट्रोल का काम किया है, घी का काम किया है। आपने इन ताकतों को बढ़ावा दिया है, इनको कुचलने के बजाय तमाम तर्क दिए जाते हैं कि हाँ, यदि कार्रवाई हो जाती तो यही तो विरोधी चाहते थे, देश भड़क जाता। अरे देश विरोधियों को पाल करके आप जो है समस्या का समाधान आप चाहेंगे। दिल्ली में 2 बार हिंसा भड़की है। हिंसा भड़काने वाली जो है वो गद्दार सोनिया गांधी, और उसके बाद ये गद्दार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भड़काया था। हिंसा जिसने करवाई वो केजरीवाल था। तो जो मूल जो है जो हिंसा के किरदार थे, अपराधी थे, उनको मोदी जी ने बचाया। और छुटभइयों को, ताहिर हुसैन, अमानतुल्ला, सरजील अहमद, इन पर जो है अपने कार्रवाई करके एक झूठा वातावरण आपने बनाया मोदी जी। यही तो है। कम्युनिस्टों के विषय में बराबर का कि ये देश के बड़े खतरनाक किस्म के दुश्मन हैं। कम्युनिस्ट जो है इस देश की बड़े खतरनाक, और इनका इतिहास रहा है। सबसे बड़े नरसंहारी विश्व में, रूस में 2 करोड़, चीन में 10 करोड़ लोगों की निशंस हत्या करके ये कम्युनिस्ट वालों ने कब्जा किया है। तिब्बत में 20 लाख लोगों को मार करके, कंबोडिया में जो है वो 20 लाख, तिब्बत में 80 लाख लोगों को मार करके, कंबोडिया में 20 लाख लोगों को मार करके, पश्चिम बंगाल में जब इन समूह का शासन था, 50,000 राजनीतिक हत्याएं हैं इन कम्युनिस्टों के द्वारा। ये राजनीतिक हत्याएं जो है आए दिन हो रही हैं केरल में। ये सारे तथ्य सामने हैं। तब भी इनके नेताओं को, प्रवक्ताओं को ये मीडिया वाले ये बुलाते रहते हैं। अब इनकी मानसिकता देखिए, तो वातावरण बड़ा विषाक्त किस्म का है, और उसमें जो है घी डाल रहे हैं सब जो है, या पेट्रोल डाल रहे हैं, या इसको हवा दे रहे हैं बीजेपी वाले जो है
साझी संस्कृति, साझी सोच, गंगा जमुनी तहजीब, जिसका कि संदेश जो है हमारे उन अमर शहीदों ने, हमारे जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, शहीद आजम भगत सिंह ने, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने, अमर शहीद अशफाक उल्लाह और अमर शहीद खुदीराम बोस ने दिया है, उसी को तहस नहस करने के लिए हिमांशु त्रिवेदी और जैसे तमाम बीजेपी के जितने भी नेता और प्रवक्ता हैं, दिन रात लगे हुए हैं अपने एक पंथ विशेष को ऊंचा रखना और बाकी पंथ को नीचा दिखाना। और जिनका वो उदाहरण लेते हैं, ये सुधांशु त्रिवेदी महोदय जैसे लोग, जो उसके विषय में भी भारतीय जनता दल ने बताया है कि जिन तत्वों की बात करते हैं, तत्व से मतलब पत्थरबाज, आतंकवादी, अतिवादी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, अंसार रजा और साजिद रशीदी, शोएब जमी और शादाब चौहान और इस टाइप से है जो कट्टरवादी, वो माजिद हैदरी है, वो जो जिसको बुलाते हैं कश्मीर से। ये जो तत्व हैं, ये जेएनपीसी के पाले हुए तत्व हैं। जेएनपीसी इन तत्वों का जो है इनको पालती भी है, इनका चुनाव समय इस्तेमाल भी करती है। और जब भी ये मान लीजिए पत्थरबाजी में या आतंकवादियों को शरण देने में या आतंकवादियों को उत्साह देने में, उनको समर्थन देने में पकड़े जाते हैं, तो फिर इनके समर्थन में ये दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब कि मुख्य जो संरक्षण मिलता है वो जेएनपीसी से मिलता है, कम्युनिस्टों से मिलता है, समाजवादियों से मिलता है। तो मोदी जी ये चाहे जेएनपीसी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे समाजवादी, इनको बचाएंगे और उन्हीं को दिखाएंगे। ये गद्दारी है बीजेपी वालों की। तो असामाजिक तत्व, कट्टरवादी तत्व, भारत विरोधी तत्व जो है हर तबके में हैं। उन तबकों से इनको बहिष्कार करके, इनको चिन्हित करके निकालने के बजाय ये बीजेपी वाले या हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग इस पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ अपने पंथ को बेहतर के रूप में पेश करना, दूसरे पंथ को नीचा दिखाना, इस तरह का नफरत फैलाना। और जैसा कि बताया गया है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से तमाम इस तरह से, अच्छा, और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की स्थिति जो है बड़ी विचित्र है। एक तो ये बीजेपी के जितने भी वो हैं, वो उनको अपमानित करने का, कभी उनको पंचपुत्र और जिहादी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, गद्दार इत्यादि बीजेपी के छुट भाइयों जो मुंहफट होते हैं, वो बोलते रहते हैं। और अंदर खाने में इनकी इसी सोच है। और फिर हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, हमारे मैंने जो उपेक्षित बने, जो कि इनके साथ हजारों साल तक जो है उनका शोषण हुआ, शूद्र बोल करके, उनको आज भी ये हरिजन और चमारी कहते हैं। सवाल इस बात का है कि मैंने पहले भी बताया है, और ये विषय बड़ा गंभीर है, कि जो बीजेपी के लोग जो है हमारे इन भारतीय भाई बहनों को एक भारतीय नागरिक की तरह इज्जत देने के लिए जिनकी मानसिकता तैयार नहीं है, वो हमारे मुल्क को, हमारे देशवासियों को क्या दे सकते हैं? ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये बीजेपी का पूरा जो कुनबा जो लगा हुआ है, सिर्फ साझी संस्कृति को, गंगा जमुनी तहजीब को, साझी सोच को, साझी विरासत को, साझी
इतिहास को या नष्ट भ्रष्ट करके जो है नष्ट भ्रष्ट करके इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, वो भी चीन के इशारों पर। समस्या ये और इनके कुतर्कों में जब भी ये वीडियो जारी होता है, अब हमारी आवाम में ये कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ तक लोग देखते हैं, ये एक विषय है, एक प्रश्न है। लेकिन ये सब देख करके जिस तरह का अने जितने तथ्य रखे जाते हैं, उनका माकूल उत्तर और माकूल जवाब देने के लिए इनके पास नैतिक बल नहीं है, कोई नैतिकता नहीं बची है। कुतर्क जैसे नेहरू की गद्दारियों के विषय में जब अपने अवाम को परिचय कराया जाता है, उनके सामने वो रखा जाता है, तब ये छिटपुट स्पोरेडिक जो इस तरह की मैंने जेएनपीसी वालों का, जेएनपीसी या कांग्रेसी नेताओं का जो प्रतिक्रिया जो देखने को मिलती है कि साहब ये नेहरू के विषय में ये कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जेएनपीसी के जितने भी सिपह सालार हैं, उनको शर्म नहीं आती है कि जो नेहरू इतना गद्दार था, देश के लिए मैं कह रहा हूं, देश का दुश्मन था, आज भी उसकी पैरवी कर रहे हैं। शर्म नहीं आती कि भाई कि यानी जब वो यानी आजादी की लड़ाई के समय भी सत्ता हथियाने के लिए भी, जब सत्ता मिल गई उसके बाद भी लगातार देश के खिलाफ ये नेहरू जो है गद्दारी करता रहा। उसी के कुछ नमूने भारतीय जनता दल। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता दल पहला ऐसा संगठन है जो कि देश की गद्दारी के विषय में कुछ जानकारी अपने भारतीय भाई बहनों के सामने रख रहा है, और अपनी भारतीय आवाम भी कुछ इससे परिचित हो रही है। तो इसके कुछ जो है बोलते हैं कि यूट्यूब वाले जिस सड़क पे चलते हैं, जो सड़क है, बिजली है, पानी है, वो सब जेएनपीसी और नेहरू ने दिया है। IIM और IIT बनाया है, और जो है ये बनाया है। तो इसके संबंध में हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि अंग्रेजों ने भी बहुत विकास किया है। हमारे देश में 1 इंच भी रेलवे लाइन नहीं थी। पूरे देश में रेलवे का तंत्र वो बिछाया है। पोस्टल नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, वो पूरा देश में पोस्टल नेटवर्क दिया। टेलीग्राफ का नेटवर्क नहीं था, बिल्कुल था ही नहीं, शून्य। टेलीग्राफ का नेटवर्क दिया। कई भवन, कई बिल्डिंग्स बनाए, जैसे सेंट जॉर्ज का यहाँ मद्रास या चेन्नई में, विलियम फोर्ट यहाँ कलकत्ता में, विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में, वायसराय हाउस जो कि इसमें राष्ट्रपति भवन है, और असेंबली हाउस जो कि आपका जो है संसद भवन है, इत्यादि तमाम भवन। देश को जुडिशियल सिस्टम दिया। लेकिन वह इतना करने के बाद वो इस देश के दुश्मन है, लूट के ले गए 45 ट्रिलियन डॉलर। तो उसी तरह से जेएनपीसी वालों का यह तर्क है कि भाई उन्होंने बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, लेकिन उस देश के लुटेरे हैं। जहां अंग्रेजों ने 100 साल में या 200 साल में जो है इन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा है इस देश का। इन जेएनपीसी वालों ने अपने 60 साल के शासनकाल के दौरान जो है 16 ट्रिलियन डॉलर लूटा है। तो ये अंग्रेजों के बराबर ये लुटेरे और दुश्मन हैं ये। तो ये तर्क नहीं चलेगा कि इन्होंने सड़क दिया, बिजली दिया, पानी दिया। और अर्थव्यवस्था को भी जान लीजिए। अर्थव्यवस्था सन 47 में
1 रुपया बराबर $13 था। ये जरा जान लीजिए, हमारे सभी बात, 1 रुपया बराबर $13 था। फिर 47 के बाद रुपया डॉलर वो बराबर हो गए। इन जीएनपीसी वालों ने, इन कांग्रेसियों ने फिर $1 बराबर 66 रुपया करके दिया है इनके वो मोदी सरकार को। अब 66 के बाद ये मोदी जी ने उसको 81 तक, हालांकि पहले 83 तक हो गया था, अब तो 81 पर आ गया है। तो 66 से जो 81 किया गया 15, इस पर तो बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन जीएनपीसी वालों ने 1 रुपया बराबर $13 से उठा करके $1 बराबर 66 रुपया तक जो रुपये को जो गिराया है, इस पर जीएनपीसी वालों की भी घी बंद है, और साथ में जो इनका जो सामना करते हैं बीजेपी वाले, उनकी भी घी बंद है कि अर्थव्यवस्था को इन्होंने क्या किया। सन 80 के दशक में चीन की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बराबर थी, जीडीपी भी बराबर थी। ये जीएनपीसी वाले, ये कांग्रेस वाले इस देश को लूटते गए, दुश्मन चीन के लिए बाजार भी खोल दिया, और वो चीन जो है देशभक्ति के आधार पर अपने देश को आर्थिक रूप से आगे करते गए, और उसी का परिणाम हुआ कि जो अर्थव्यवस्था, जो जीडीपी सन 80 के दशक में चीन और भारत के बराबर थी, आज चीन की जीडीपी भारत की जीडीपी की 5 गुनी। तो क्या बात करेंगे। लेकिन सारे पापों को ये जीएनपीसी वालों ने सारे पाप किए हैं इस देश के खिलाफ, और उन पापों को ढकने के लिए बीजेपी आई है। यही तो हमारे भारतीय भाई बहन अब महसूस कर रहे हैं कि इस बीजेपी को ला करके यानी वो बहुत बड़े धोखे में पड़ गए। जिस जीएनपीसी से निजात पाने के लिए जो है लोगों ने जो है इस बीजेपी को लाया, वही बीजेपी इस जीएनपीसी की रक्षा कर रही है, बचा रही है, इनके पापों को ढक रही है, इनके गद्दारी के पापों को ढक रही है, और वो भी बड़े शातिराना ढंग से। तो आइए कश्मीर फाइल्स पर थोड़ा और प्रकाश डाल लेते हैं, और उसमें और अस्पष्टता, उसके अस्पष्टता को देख लेते हैं। कश्मीर फाइल्स के विषय में जो है, जो एक फिल्म फेस्टिवल गोवा में हुआ, और सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने एक इजरायली, जो कि इजराइल का खुद ही विरोधी है, जैसे भारत में भी कई ऐसे लोग हैं जो कि भारत के विरोधी हैं, तो वही जो है, जो इजराइल में रहते हुए इजराइल का ही विरोधी है, उसको इन जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने उसका फिल्म फेस्टिवल का जूरी बना दिया, उसका मुखिया बना दिया, और वो कश्मीर फाइल्स को लेकर के जो है भारत को ही लपेट रहा था। देखिए, कश्मीर फाइल्स जो बनाई गई, वो जो है, जो नरसंहार हुआ हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों का, उसी को काफी दिखाती है। जो दिखाती है वो पूर्ण सत्य है, उसकी सत्यता पर कोई भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके पीछे जो तथ्य है, उसको छिपाने की जो साजिश की गई है विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा के माध्यम से, बीजेपी जैसे लोगों के द्वारा, उसको देखने की जरूरत है। हमारे, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के, जब इन आतंकवादियों ने एक रोज 25 से 30 हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की नृशंस हत्या की, और उनमें कुछ महिलाएं थी, कुछ बच्चे थे। तो इन आतंकवादियों ने उनको हत्या करके उनको आतंकित किया, और फिर वही आतंकवादी
लाउड स्पीकरों से अपमानजनक यानी अल्फाजों में ये चिल्ला करके बोलते रहे कि ये इंडियंस, मतलब कि वो जो आतंकवादी जो है ना अपने को तो इंडियन मानते ही नहीं थे, और हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों को कश्मीरी पंडित भी नहीं कहते तो बोलते थे इंडियंस। ये इंडियंस अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को छोड़कर चले जाएं। और हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन मजबूरी में अपना पूरा कारोबार, अपना पूरी जायदाद छोड़ करके सिर्फ अपनी इज्जत और परिवार की रक्षा के लिए वो वहां से मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा। और आज इस आजाद भारत में वो शिविरों में, कैंपों में एक शरणार्थी का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, बल्कि इस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप कलंक है ये तथ्य जो है। तो ये सारा तथ्य जो शायद वो कश्मीर फाइल भी बताया होगा, और मैं भी कह रहा हूं ये पूर्ण सत्य है। लेकिन इसके पीछे की जो असली हकीकत है, जो हमारे देश से मुतल्लिक रखती है कि कश्मीर का जो स्वरूप है, जिसमें कि आतंकवादी पले, अलगाववादी पले, पाकिस्तान परस्त पले, और ये उसका स्वर्ग था, उसके वो जो कश्मीर जो है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का जीता जागता नमूना है। इसी तथ्य को बीजेपी वाले जो हम हर वक्त जो है ये छिपाते रहते हैं। यही बीजेपी वालों की गद्दारी है। कश्मीर की जो समस्या और कश्मीर की समस्या का जो ये दुष्परिणाम हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो इस तरह से जो व्यवहार हुआ, जो कि पूरे देश को शर्मसार करता है, वो जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का जीता जागता नमूना है। इसी हकीकत को बीजेपी वाले जो है ये छिपाते रहते हैं। यही बीजेपी वालों की गद्दारी है, यही गद्दारी है। जैसा कि मैंने बताया नहीं कि भाई मतलब कि पिछले एपिसोड में कि अपनी जीतती हुई सेना पर एक तरफा इसने युद्ध विराम थोपा, जिससे कि यानी पीओके बन गया। फिर इस मसले में, कश्मीर के मसले में भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का दखल का दरवाजा खोलने के लिए फिर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कहाँ ले गया? संयुक्त राष्ट्र संघ ले गया। और फिर वहां पर भी उसको इस अध्याय में डलवाया कि यह दो देशों के बीच में विवाद हो। हालांकि वहां पर कई अध्याय हैं। एक अध्याय भाई यदि आप संयुक्त राष्ट्र संघ से किसी सहायता की गुहार लगाते हैं तो उसके लिए कोई अध्याय है, और कोई मुद्दा है जो कि दो देशों के बीच में विवाद का है तो उसके लिए अलग अध्याय है। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कश्मीर मुद्दे को पाकिस्तान के साथ विवादास्पद मानते हुए उस अध्याय में डलवाया है इसने। सवाल इस बात का है कि हमारे जो साधारण भारतीय भाई बहन है, आम भारतीय भाई बहन है, सभी लोग जो है जरा देखें कि इससे बढ़ करके हमारे पूरे इतिहास में कौन गद्दार हो सकता है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से बढ़ करके। और इसके बाद उसने जो वक्तव्य दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के ही लोग जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइड के द्वारा करेंगे। जो ये तथ्य भारतीय जनता दल अपने आवाम को जो बता रहा है, उसको ये सुधांशु त्रिवेदी भी बोलता है। इस बात नहीं, देखिए जितने भी तथ्य भारतीय जनता दल रख रहा है उसको जैसे दीवार में छूने की बात कि भाई हमने भी इस मुद्दे पर बोला हुआ, बस इसीलिए वो कैसे बोलता है हिमांशु त्रिवेदी कि जब ये लिखा हुआ, देखिए वो बोलता कैसे है। हिमांशु त्रिवेदी किस तरह से इसे गद्दार जवाहरलाल नेहरू को बचाता है, जरा उसकी साजिश जरा देखिए। हिमांशु त्रिवेदी की बात इसलिए भारतीय जनता दल करता है कि वो बीजेपी की मानसिकता को दिखाता है
और वो मानसिकता कितनी खतरनाक है इस मुल्क के लिए, हमारे सभी भारतीय भाई बहन उसको समझे। तो सुधांशु त्रिवेदी बोलता है कि जब ये भाषण करने वाला था ये नेहरू जो है, एक बात और थोड़ा स्पष्ट कर दें कि पता नहीं किस बात पर जो है ये प्रदीप सिंह बोलता है कि मर्यादा रखें। ये प्रदीप सिंह से भारतीय जनता दल पूछना चाहते थे, प्रदीप सिंह जैसे लोगों से गद्दारों को सम्मान दोगे? देश के गद्दारों को यदि उनको गद्दार कहा जाए तो इसमें मर्यादा का उल्लंघन है, और गद्दारों को बचाया जाए तो बचाया जाए तो इसमें मर्यादा का पालन है। लेकिन फिर वही बात है कि जितनी भी तथ्य रखे जाते हैं इसका कोई इनके पास तार्किक और नैतिक जवाब नहीं है। तो इस तरह का मर्यादा का पालन नहीं हो रहा है तो फिर क्या है कि वो लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है। तो मैंने बताया कि ये जो देश के दुश्मन है ना, हमेशा यानी देश के दुश्मनों के परोकार हैं, तो ये दो चार शब्द ये इन समूह ने रट लिया है। संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, इन शब्दों को जहां जहां इनको स्वार्थ दिखता है वहीं पर ये चिपकाते रहते हैं। तो इनके कहने का कोई गंभीरता नहीं है, कोई देश हित नहीं है। इसीलिए तो भारतीय जनता दल कहता है कि इनकी पूरी बात को, ये जो पूरी मंडली है, रवीश कुमार वाली जो मंडली है, रवीश कुमार और जो है ये आशुतोष वाली मंडली है, इनकी बातों को, इनके संदेश को, ये सभी जो देश विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, इनको कूड़ेदान में डालिए, तभी देश का वो कल्याण है। और उसी प्रकार इनके भी बातों को, प्रदीप सिंह की बातों को, हर्षवर्धन त्रिपाठी की बातों को, और जब मनीष ठाकुर हो जाए इनकी बातों को, उस बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हैं, जो बीजेपी सारे गद्दारों को बचाती है। तो इनकी भी बातों को कूड़ेदान के लायक ही है। यानी एक और कहा जाता है कि हमारा देश बड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत बगिया है, तरह तरह के फूल हैं। उन फूलों को तबाह करने के लिए जो है ये साजिश चल रही है। जहां पर यह वास्तविकता हो कि हमारी खूबसूरत बगिया को तबाह करने के लिए कितनी खतरनाक ताकतें लगी हुई हैं, और वही उनको ही वोट मिल रहा है, उनको ही वोट जो है हम जातिवाद की मानसिकता में दलदल में फंस करके उनको वोट कर रहे हैं। ये समस्या तो है ना। और संप्रदायवाद, भाषावाद के दलदल में फंस करके इन देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी ताकतों को वोट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा ये अभिशाप। उसी अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता दल लगातार कम से कम इसी यूट्यूब के माध्यम से लगा हुआ है। तो उसको सुधांशु त्रिवेदी कह रहा था कि जब वो भाषण देने जा रहे थे जिसमें था कि जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे, तो पटेल जी ने उनको मना करना चाहा, कोई आदमी भेजे, तब तक वो भाषण दे चुके थे। ये झूठी कहानी बनाया। ये सुधांशु त्रिवेदी ये नहीं कह रहा है कि इस कश्मीर को, जो कश्मीर सुधांशु, देखिए उसकी गद्दारी जरा देखिए, जिस कश्मीर का विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से होने के कारण जो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसको किस साजिश के तहत ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान को सौंपने की साजिश कर रहा था, उसको ये हिमांशु त्रिवेदी नहीं कर रहा है। एक कहानी बना रहा है कि वो उनका जो भाषण था, जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए, तो पटेल जी को दिखा, पटेल जी ने अपने आदमी को भेजा, तब तक भाषण दे चुके। इन्हीं कहानियों में हमारे भारतीय भाई बहनों को, हमारे भारतीय जनमानस को उलझा कर रखता है।
तो भारतीय जनता दल ने कहा कि जो इसने ये बात कही कि भाई जो इसने सरेआम बोला इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कि कश्मीर के भाग के फैसला कश्मीर के लोग ही करेंगे जन्म संग्रह के द्वारा या प्लेबिसाइट के द्वारा, उसके पीछे इसकी बड़ी घिनौनी सोच है। सोच थी उसकी क्या? वो जानता था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुसंख्या है, उनकी मेजॉरिटी है, उनका बाहुल्य है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए और उनको पाकिस्तान के पक्ष में बरगलाया जा सकता है और इस प्रकार पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह लाया जा सकता है और ऐसे जनमत संग्रह से वो जम्मू कश्मीर जिसका कि विलय भारत में अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था और जिसके कारण वो भारत का अभिन्न अंग हो चुका था, उसको उस जम्मू कश्मीर को जो पाकिस्तान को वो सौंप सकता था, वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू। तो उसके इस खतरनाक मंसूबे को ये ढक रहा था हिमांशु त्रिवेदी जैसे लोग। तो हमारे देश के लोग जो है इस बीजेपी की खतरनाक मंशा को जरा सा समझे। मैंने बताया ना कि अच्छा, और 35 से और जो है 370 जो इसने डलवाया, देखिए 35 से 370 के विषय में बराबर बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये तो एक टेम्पोररी धारा थी और ये वाले कांग्रेस वाले बराबर उसको खींचते गए। अरे कैसे उसने डलवाया? तो यह भी जो एक बहुत बड़ी मैंने बहुत ही भारत विरोधी उसकी गतिविधि है। और तो जब इसकी बात डलवाने वाली बात थी और ये डलवाने में जैसे मैंने बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड, एक संवैधानिक छल किया इसने, इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। कैसे किया कि इसको डलवाने के लिए जो है इसका एक चमचा था शेख अब्दुल्ला, उसको बोला कि भाई इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हमारे अंबेडकर जी हैं, उनके पास जाओ और ये सब बातें बताओ और वो काम कर देंगे। अंबेडकर जी जो है ये धारा 370 35 को देखकर बोले, वो समझ गए और वो जो है अंबेडकर जी ने शेख अब्दुल्ला के मुंह पर कहा, अच्छा तुम खाएगा भारत का और गाएगा पाकिस्तान का। ये शब्द हैं हमारे बाबा साहब के। और तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के साथ इस तरह से गद्दारी या इस तरह की गद्दारी मैं नहीं कर सकता। तो बाबा साहब ने इस शेख अब्दुल्ला को भगा दिया। तब ये काम जो है स्वयं वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ में लिया और उसमें राष्ट्रपति थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, उन पर दबाव डाला। तो राष्ट्रपति को दस्तखत के लिए दबाव ये डाला कि पहले आप दस्तखत करिए, बाद में हम जो कुछ भी डिफरेंस होगा वो बात कर लेंगे। तो दबाव डाल करके सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश से, न तो वो संविधान सभा में डिस्कस हुआ, न तो उसमें तो संसद तो थी ही नहीं। राष्ट्रपति के आदेश से वो जो है इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने भारत विरोधी प्रावधान जो 370 और 35 है, जो कि विशेष दर्जा देने के लिए था, और जिसके ही बूते जो है वो जम्मू कश्मीर जो है आतंकवादियों का, अलगाववादियों का, पाकिस्तान परस्तों का एक स्वर्ग बन करके जो है भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी वो पाकिस्तान की कॉलोनी बन गया। जो कॉलोनी बन गया, मैंने इतनी खराब स्थिति में हो गया, उसके पीछे सिर्फ जो है गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। तो इसकी सारी गद्दारियों को छिपाने वाले बीजेपी वाले, जैसा कि मैंने बताया था ना कि अरे तमाम उदाहरण है, एक नहीं हजारों उदाहरण है कि किस तरह से बीजेपी वाले जो है नेहरू की गद्दारियों को मान हर वक्त जो है वो नेहरू की गद्दारी, इंदिरा गांधी की गद्दारी, राजीव गांधी की गद्दारी, राहुल गांधी की गद्दारी, कोई सब छिपाते रहते। बिल्कुल हाल में देख लीजिए ना
ये अमित शाह, अब इनको कहना चाहिए कि हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय धारा 370 और 35 से को हटाने के विधेयक के यानी बहस के दौरान संसद में इतना तो कह रहे थे कि इशारा करके कांग्रेसियों के कि आपने धर्म के आधार पर देश को बांटा। तो महोदय, अमित शाह महोदय, जब आप इतना मान रहे हैं कि कांग्रेसियों ने धर्म के आधार पर बांटा, तब फिर आपकी पार्टी क्यों जिन्ना देश के विभाजन के लिए हमेशा आज भी जिन्ना करती रहती है? बोलिए ना। ये दोगलापन, सॉरी, हालांकि ये शब्द जो है हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये चरित्र बीजेपी वालों के यही है, दोहरा चरित्र, डबल स्टैंडर्ड्स। कि एक और तो कहते हैं कि भाई कि इन कांग्रेसियों ने धर्म के आधार पर बांटा, और दूसरी जो है विभाजन के लिए जिन्ना को जिम्मेदार बनाने वाली जो जिनफिसी साजिश को ये साजिश का ये समर्थन भी करते हैं। तो उसमें तो जम्मू कश्मीर पर जो जम्मू कश्मीर की जितनी भी समस्याएं हैं, उसमें सबसे भयंकर समस्या हमारे कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो व्यवहार हुआ उनके साथ, जो निकाह जो मैंने अपने जम्मू कश्मीर को छोड़ने के लिए, घाटी छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे, ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है। तो वो कश्मीर की जो भी समस्या है वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारियों का जीता जाता नमूना है। इस घोर तथ्य को हमारे अमित शाह महोदय जो माननीय गृह मंत्री हैं, ये बिल्कुल उसको छिपा गए, निगल गए। भारतीय ओम ताकत दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों, अपने आदरणीय भारतीय ओम से बस ये निवेदन है कि देश में भाईचारा, भारतीयता आधारित और आपसी सद्भाव, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव और आपसी एकता, गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भरोसा, आपसी विश्वास, इसको हर हालत में कायम रखना है। और कायम रखने के लिए एक तो है कि एक मोर्चे पर ये काम करना है, दूसरे मोर्चे पर इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करना है। ये भूल बराबर हो रही है कि इन ताकतों को जब वोट मिल जाता है तो ये तन जाते हैं। अब ये चुनाव आ रहा है ना, अब देखिए नोटा का इस्तेमाल कितना होता है, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन रास्ता ये जो है, जब एक कहावत है ना, जब से जागिए तभी से सवेरा। तो जागरण का मतलब कि इन ताकतों को नस्म नाबूद करना है, यही वो जागरण है। तो हमारे जो भारतीय भाई बहन है, खास करके ये शुरुआत हमारे गांव गिराज के जो भारतीय भाई बहन है, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव और साझी सोच, साझी संस्कृति और साझी विरासत, साझा इतिहास पर को महत्व देना, इसकी शुरुआत आप लोग कर सकते हैं। और वो करना पड़ेगा कि जैसे हमारे यानी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का मतलब एक गांव है, वो हफ्ते में एक दिन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के यहाँ जाएं, बात करके जाएं और काफ़ी समय वहाँ पर बिताएं, खान पान करें, विचार विमर्श करें कि इस देश में आपसी जो है भाईचारा, भारतीयता आधारित सद्भाव, साझी सोच, गंगा जमुनी तहजीब को कैसे बढ़ाया जाए। और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, वो भी हफ्ते में एक दिन उस गांव में जाएं, कुछ समय बिताएं, उठे बैठें, खान पान भी करें,
तो इससे जो है आपसी जो मेल जोल बढ़ेगा, खान पान बढ़ेगा, अपने आप में जो है ये जो है वो भाईचारा का एक दौर शुरू होगा। और ये एकता हर हालत में इसको स्थापित करनी है। यदि इस मुल्क को जिंदा रखना है तो भारतीय एकता लानी है। और उस भारतीय एकता की जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कार्ड है या मेरुदंड है, हमारी हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता जो है, भारतीय एकता की रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कार्ड है और मेरुदंड है। इस चीज को हमारे भारतीय भाई बहन बिल्कुल न भूलें। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि साहब हम हमेशा एकता की बात करते हैं, लेकिन किस तरह का सेवा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, किस तरह का शासन पद्धति होगी, क्या करेंगे, ये आपने तो कुछ कहा नहीं। हमने 3 वीडियो लगातार इसी पर दिया था कि किस तरह की शासन पद्धति रहेगी, किस तरह से आवाम की मुल्क की खिदमत करेंगे। और जितनी भी समस्याएं ये सब पैदा किए हैं, भ्रष्टाचार से लेकर के जनसंख्या विस्फोट से लेकर के आरक्षण से लेकर के तमाम समस्याएं, उससे भी निजात जो है भारतीय जनता दल दिलाएगा जब 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 हमारी आवाम के आशीर्वाद से सत्ता का उपकरण उसके हाथों में आएगा और एक ऐसा वातावरण बनाएगा जिसमें कि देश के गद्दार, देश के दुश्मन किसी भी रूप में हो, पत्रकार के रूप में, मीडिया के रूप में हो और ब्यूरोक्रेसी में भी जो लोग बैठे हैं, उनका कंप्लीट सफाया होगा। और इसका मौका नहीं मिलेगा कि कोई भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी कि ये बोल करके निकल जाएगा। तुरंत उसका विनाश होगा, सेना के हवाले किया जाएगा। और तो ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता दल जो इतने तथ्य रख रहा है, सिर्फ हमारी देश की जो साझा सोच को बचाने के लिए, साझी संस्कृति को बचाने के लिए और साझी एकता को बचाने के लिए। और ये बीजेपी वाले इस कांग्रेसियों से मिलकर के इस साझी सोच को, साझी संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं और अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। तो गांव गिराज के हमारे जो भारतीय भाई बहन है, एक तो भारतीयता का एक भाव आना चाहिए। भारतीयता के भाव से मतलब ये दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि वो जो दूसरे पंथ का अनुसरण करने वाला है उसको आप हिंदू कहें या मुसलमान कहें, बिल्कुल नहीं कहना, तो बिल्कुल नहीं, न तो कहना है, न तो इस तरह से वो भाव लाना है। सभी, वो किसी भी पंथ को मानने वाला हो, सभी हमारे अपने भारतीय भाई बहन, ये भाव आना चाहिए। और जो सावधानी किस बात की होनी चाहिए कि यदि कोई तत्व ऐसा जो भेद विभेद करता है, मान लीजिए वो किसी अपराधी की भी बात करता है, मान लीजिए कोई आपराधिक तत्व है और मान लीजिए कि वो बहुत घोर अपराधी है, तो उसको एक अपराधी के रूप में ही मानिए, कदाप उसको किसी पंथ से मत जोड़िए, पूरे पंथ को मत लपेटिए। तो इस तरह की जो आदतें, इस तरह की प्रैक्टिस, इस तरह का अभ्यास, इस तरह का प्रयास आप करेंगे, तब जाकर के जो नफरत जो फैला रहे हैं उनको माकूल जवाब मिलेगा। उनको माकूल जवाब नहीं, उनको उनकी गतिविधियों को कुचलना है, जवाब नहीं देना है। इसीलिए शुरुआती तौर पर कहा गया कि जितने भी नफरत फैलाने वाले हैं, चाहे वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हो, चाहे यति नरसिम्हानंद सरस्वती हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी के लोग हों, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वामन मिश्रम हो, चाहे वो ये चंद्रशेखर रावण और राजरत्न अंबेडकर और प्रकाश अंबेडकर इत्यादि लोग हों, तो जो भी नफरत ये फैला रहे हैं, इनके विषय में भारतीय जनता दल ने जो है शुरुआती तौर पर कहा, बल्कि ये भी दावा किया कि यदि इनकी ठीक से जांच की जाए तो ये चीन के पैसे पर, चीन के इशारे पर और चीन की फंडिंग पर
चीन के मंसूबों को, चीन का मंसूबा है भारत को अंदर से कमजोर करना, तो ये नफरत के आधार पर भारत को अंदर से कमजोर किए हुए है। हालांकि वो ये इस तरह से जो विचार रखा गया वो गूगली का भी काम किया कि कुछ ऐसे भी जो कि नफरत फैला रहे थे, जिनका कि नाम नहीं भी लिया गया था, वो भी सामने आ गए। तो वाकई में ये चीन के एजेंट हैं। इसीलिए भारतीय जनता दल के कि इनकी गतिविधियों को कुचलना है, इसलिए इनकी सभाओं को सुनी करिए आप, बहुत जरूरी है। ये सच्चे रूप में जाने की ये हमारी आज़ादी की दूसरी और वास्तविक वो लड़ाई है। हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलामी के दलदल से बाहर निकालने का, वो भी शांतिपूर्वक, भाई वेलवेट रेवोल्यूशन, ये है उसका। कुछ लोग जो है वो रवीश कुमार जो इस्तीफा दे के चला गया एनडीटीवी से, एनडीटीवी कैसे टेक ओवर हुआ अडानी के द्वारा, तो कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी की चक्की चलती है, देर से चलती है, बड़ी ठीक से चलती है। देश को मोदी जी के चक्की से मतलब नहीं है। देश ने, हमारे भारतीय भाई बहनों, मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाया वो चक्की चलाने के लिए नहीं, ये जो अपने को राष्ट्रवादी बनते थे, इन सारे देश के दुश्मनों को सफाई करने के लिए। 8 साल तक रवीश कुमार देश विरोधी गतिविधि क्यों चलाता रहा, ये सवाल है ये मोदी जी से। चक्की चलाने वाली बात नहीं है। कोई एक जयपुर डायलॉग चलाते हैं महोदय, कोई संजीत दीक्षित महोदय, वो रिटायर्ड शायद IAS हैं, और वो इनमें भी ओवरटोन दिखता है, वो सनातन का दिखता है। और कोई अजीत कुमार सिंह कोई रिटायर्ड IAS थे, तो इस बात का परिचय दे रहे थे। हालांकि देखिए ये एपिसोड लंबा होने जा रहा है, मैं आगे बताऊंगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।